ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से टीना स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और आज बाजार में देखने की थोड़ी थोड़ी हो रही है प्रॉफिट टेकिंग। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है और हमने देखा था कि विदेशी बाजारों से संकेत भी कमजोर थे। निफ्टी करीब 100 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 360 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है गिरावट में वो है बैंकिंग सेक्टर के दिग्गजों यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लगातार वीक है, किसी तरह से स्ट्रगल कर रहा है 20 डीएमए के सपोर्ट को बचाने की। और हम देखते हैं कि आगे इसमें कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है। फिलहाल सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है ये निफ्टी बैंक का। लेकिन बाजार में आगे की चाल कैसी रहने वाली है? क्या एफआईएस की जो बाइंग हो रही है 2 दिन से, क्या ये टिक पाएगी? कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं? Q3 चल रहा है, कहां पर अब जो Q3 के जो नंबर्स आएंगे कहां पर आपको अच्छे आंकड़े देखने को मिलेंगे? हालांकि Q2 अभी बीता है, Q3 थोड़ा सा नंबर आने में थोड़ी देर है, बट ये कि हाँ उसकी प्लानिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। ये सारी चीजें हम समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज हैं आशीष सुमैया, व्हाइट ओक कैपिटल के। आपका टीना स्वदेश पर। आशीष जी, अच्छी रफ्तार हमने देखी अक्टूबर के बाद से बाजार में, और 2450 वाला निफ्टी 26,000 के ऊपर है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास है। निफ्टी बैंक ने बना दिया है नया रिकॉर्ड 60,000 के आसपास। अब हम देख रहे हैं कि अब उसकी बातचीत होने लगी है कि 60,000 कब आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे, जो ये वेट कर रहे थे कि अच्छा ट्रेड डील हो जाए तो हम कुछ करें। उनके लिए आप क्या कहेंगे? बाजार की जो गाड़ी है ये बहुत आगे बढ़ गई है, मौका छूट गया है, या फिर एक मौका बाजार अभी और देगा? नहीं अभिषेक जी, ऐसा कोई गाड़ी छूट गई, मौका छूट गया, ऐसी वाली बात तो नहीं लग रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अब तो करीब करीब 15 महीना हो चला है कि हम लोग ये 26,000 24,000, जरूर बीच में एक बार 22 के नीचे भी देखा हमने, लेकिन 12 से 15 महीने निकल गए हम लोग इसी रेंज में हैं। और मैं इसके पहले का भी आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था तो बाहर के बाजार की जो वीकनेस है, आई थिंक बाहर के बाजारों की वजह से जो वीकनेस रिपीटेडली हम लोग को देखने को मिलती है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्योंकि काफ़ी समय से तो यूएस में और यूएस को लेकर के चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब मार्केट्स में एक एआई के इन्वेस्टमेंट्स और एआई की वजह से एक तेजी देखने को मिल रही थी, और इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं के बराबर था। तो इसकी वजह से आप देखिए पिछले एक साल में इंडिया का इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले 30% का अंडर परफॉर्मेंस है। सो अभी भी अगर आप देखें तो अब जाकर के तो बाहर का जो मार्केट है इसमें थोड़ी कूलिंग ऑफ, जैसे नैस्डैक में करीब करीब 8-10% की गिरावट देखने को मिली है। एनवीडिया वगैरह काफ़ी शेयर्स में वीकनेस, अब जाकर के लोगों को एआई का जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है, अब जाकर के लोगों को इस पे कंसर्न्स महसूस होने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर के डोमेस्टिकली तो कंडीशंस इंप्रूव हुई है, लेकिन बाहर के माहौल की वजह से मार्केट की अपसाइड कहीं ना कहीं पे कैप हो सकती है, या कहीं कहीं ना कहीं पे एक अपसाइड को सीलिंग लग सकती है। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं दिखता है, क्योंकि एआई में हमने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। तो अगर एआई के कंसर्न्स आते हैं तो हम क्यों गिरेंगे जब हमने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है तो। लेकिन ये बात भी है कि जब बाहर का माहौल वीक होता है, चाहे वो यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट्स, जियो पॉलिटिक्स किसी भी कारण से हो, जब बाहर का माहौल वीक तो जैसा आपने बोला एफआई सेलिंग जो है, इसको टर्न होना मुश्किल है। तो कुल मिला के ये है कि भाई आने वाले 3 से 6 महीनों तक भले डोमेस्टिक कंडीशन स्ट्रांग है या इम्प्रूव हो रही है, बाहर का माहौल जो है वो हमको ज्यादा ऊपर जाने को देगा नहीं। जी आशीष जी, ये एआई वाली जो चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बबल की बातचीत हो रही है। रेड डैलियो हैं दिग्गज फंड मैनेजर, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि बबल तो डेफिनेटली है। भारतीय आईटी कंपनीज कितनी इम्यून हैं, और अगर ये इम्यून है तो ये कितना ठीक है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आप ग्लोबल आईटी ट्रेंड से अगर आप अलाइंड नहीं है तो ये नुकसान की भी चीज़ है। क्योंकि ग्रोथ स्लो हो रही है, जो हमारी डोमेस्टिक जो हमारी सर्विसेज वाली जो आईटी कंपनीज हैं। कैसे देख रहे हैं आप आईटी स्पेस को, और आईटी स्पेस में आपको कितने मौके दिखाई दे रहे हैं भारतीय जो कंपनीज हैं? तो अभिषेक जी देखिए क्या होता है कि जनरली निवेशक, और ये जाहिर भी है कि निवेशक हमेशा एब्सोल्यूट तौर पे एब्सोल्यूट रिटर्न के नज़रिए से देखते हैं, और ये सही भी है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि जो पूरी वर्ल्ड मार्केट है या कोई भी सेक्टर, जैसे आईटी एक तरीके से ग्लोबल सेक्टर है, तो इसको हमने रिलेटिवली भी देखना चाहिए। तो जब पिछले एक 1-1.5 साल से खास करके
और एक्चुअली 2022 के बाद जब से ओपन एआई की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद ये डीप सीक की वजह से कोई कंसर्न्स हुए, लेकिन फिर से पिछले 1 डेढ़ साल से एआई की रैली चल रही है, तो इसमें हमने अंडर परफॉर्म किया है। तो एआई की जो रैली है उसमें ऐसा इंडिया का परसेप्शन जो है कि भाई हम लोग का, हम शायद पीछे छूट जाएंगे या हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, इस तरीके का एक फीलिंग रहा है, जो आप सही बोल रहे हैं। तो अगर अगर एआई की जो इन्वेस्टमेंट है इसको अगर हम बताते कि भाई ओवर इन्वेस्टमेंट है, ये ओवर इन्वेस्टमेंट के दो तीन पहलू होते हैं। पहली बात कि भाई जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी के गेन्स होने चाहिए कंपनियों के। लेकिन वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी या कैश फ्लो के गेन्स के लिए कैपिटल कितना लग गया, ये भी मायने रखता है। समझो $100 की एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर आप $10,000 लगाते तो एक बात है, लेकिन $1 मिलियन लगा दें तो अलग बात है। तो जितना इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव रहेगा, उसमें कितना रिटर्न बनेगा, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी बात ये है कि भाई जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस में, वो 1 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, 5 साल या 10 साल में आएगा, उससे भी रिटर्न्स पे असर पड़ सकता है। तो कई साउंड रीजंस है जिसकी वजह से एआई के इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगर इंडियन आईटी कंपनीज एआई के फास्ट आने से, अगर इंडियन आईटी कंपनीज को नेगेटिव इम्पैक्ट माना जा रहा है, तो आईटी का जब, तो एआई का जब ये इन्वेस्टमेंट पे सवालिया निशान लगेगा, तो उसमें हम लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए फिर। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में कई चीजें ऐसा जताते हैं कि भाई अगले साल हो जाएगा। जैसे 1999 में इंटरनेट का पूरा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल आया, तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई बस कल से परसों यहाँ पे सब नेटवर्किंग इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल, बस यही होगा। लेकिन हकीकत में इंटरनेट के यूज केसेस आने में 10-15 साल लगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एआई के यूज केसेस आने में 10-15 साल लगेंगे, लेकिन कल सुबह तो नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है ना। सो आई थिंक दैट मार्केट में चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं, रियल वर्ल्ड में उसके असर दिखने को 3 साल, 5 साल, 10 साल मिलते हैं, और उसमें बिजनेसेस को एडजस्ट करने का, अलाइन करने का भी काफी मौका मिलता है। तो अब तक हमने अंडर परफॉर्म किया है, आगे जाके हम आउट परफॉर्म करेंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, पहली बात। और दूसरी बात, कंपनीज को, इंडियन आईटी कंपनीज को एडजस्ट करने का, अलाइन करने का और अपने आप को सही तरीके से पोजीशन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब जो चीजें हो रही हैं वो कल सुबह हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल, ये सर आपने सही कहा कि समय भी मिल जाएगा, और जो फ्यूचर है, फ्यूचर की तरफ तमाम कंपनीज देख भी रही हैं। और हमने देखा है कि टीसीएस ने अच्छा इंटेंट दिखाया है, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और लगातार कुछ न कुछ डील्स भी कर रही हैं। लेटेस्ट उन्होंने टीपीजी के साथ एक डील की है एआई इन्वेस्टमेंट के लिए। एक प्रश्न मैं म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए आपसे आशीष जी जानना चाहूंगा। जब भी नए हाइस पर बाजार आता है, तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि क्या मैं फ्रेश फंड डिप्लॉय कर दूं, क्या मैं अपनी एसआईपी बढ़ा दूं, क्या आपको लगता है कि ये सही समय है? और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इंडेक्स के लेवल पर तो हम रिकॉर्ड हाइज देख रहे हैं, निफ्टी भी थोड़ा ही दूर रह गया है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई से 30%, 40%, 50%, 60% नीचे अभी कारोबार कर रहे हैं। क्या इंडेक्स एक अलग डायरेक्शन में चला गया है, स्टॉक्स पीछे छूट रहे हैं, और अभी अलाइनमेंट थोड़ी सी बिगड़ी हुई है बाजार की? तो अभिषेक जी, एक्चुअली अगर आप देखें, सितंबर 2024 का जो 26,000 निफ्टी था और अब की बार जो 26,000 निफ्टी है, उसमें अगर ऐसा लगता है कि भाई कई सारे स्टॉक्स 30-40% डाउन है, लेकिन फिर भी निफ्टी 26,000 पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई पिछली तेजी में कुछ और चला था, अब की बारी कुछ और चल रहा है, मार्केट में एक रोटेशन हो चुका है। और ये हमेशा देखा गया है कि जब मार्केट अगली बार नई रफ्तार पकड़ता है, तो पिछली तेजी के जो, समझ लो, घोड़े हैं या जिसको भी आप बोलते हैं कि पिछली तेजी के जो विनर्स थे, वो अगली तेजी में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट का बेसिक नेचर है कि भाई मार्केट रिलेटिव वैल्यूएशन पे, रोटेशन पे और नए फंडामेंटल्स को रिकॉग्नाइज करते हुए मार्केट हमेशा चलता है। तो पिछले साल जब 26,000 पार हुआ, तब आप देखिए ये पूरा रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, पीएसयू, ये सब बातें हो रही थी। अभी आप देखें तो जैसे हम बात कर रहे हैं आईटी, जिसको हम एक कॉन्ट्रा बेट की तरह, आईटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईटी एक कॉन्ट्रा बेट बन गया है एक्चुअली, कि भाई बाहर के अंडर परफॉर्मेंस से हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं एक्चुअली। तो अगर आप देखें बैंकों को लेकर के, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, तो भाई आरबीआई की पूरी, न केवल लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, पूरी क्रेडिट पॉलिसी ही
चेंज करने की बात हो रही है। अगर को देखें तो गवर्नमेंट अब तक सप्लाई साइड रिफॉर्म पे थी, अब गवर्नमेंट डिमांड के ऊपर काम कर रही है। तो इसकी वजह से एक सेक्टर रोटेशन या मार्केट में पिछले साल तक जो चल रहा है, इसमें एक डिफरेंस है। तो पास्ट के विनर्स को पकड़ के बैठे रहेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस का डर रहेगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो है। एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे आशीष जी, एफ आईज आ नहीं रहे हैं और मतलब थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, बट क्वांटम इतना छोटा है कि उसको हम क्या ही वेटेज दें। लेकिन भारतीय बाजार अपनी स्ट्रेंथ पर चले हैं और तमाम चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर, महंगाई कम है, ग्रोथ अच्छी है, टैक्स कलेक्शन वगैरह के फिगर अच्छे हैं, पॉलिसी सपोर्ट है। एफआईज की प्रॉब्लम क्या है? एफआईज अभी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्योंकि ये वेट ना, ऐसा नहीं कि वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एफआईज, लेकिन उनका ना मन में एक सवाल उठाता है कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है भारतीय बाजार से। सो अभिषेक जी, एक्चुअली पहले तो आप देखें तो 2024 के बाद से एक तरीके से अर्निंग्स ग्रोथ में रुकावट, जीडीपी ग्रोथ मतलब 5.5% की बात हो रही थी। खैर अब एक साल बाद बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, लेकिन चलिए हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। जीडीपी फोरकास्ट चेंज हो रही है, सोवरेन रेटिंग अपग्रेड हो गया, आरबीआई और गवर्नमेंट पॉलिसीज की हमने बात करी, तो डोमेस्टिकली काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई है। तो पहले जो एफ का एक नेगेटिव रुझान था इंडिया की तरफ, उसके कारण हमारे 2024 और उसके बाद के परफॉर्मेंस को लेकर का था। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो एआई की हमने बात की, भाई हम एआई में पार्टिसिपेंट है नहीं, तो अगर एआई की रैली चल रही है तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस या यहाँ से थोड़ा पैसा निकलना जाहिर है, राइट। तो ये पिछले एक साल के कंसर्न्स रहे हैं। अब आज के तौर पे अगर हम आते हैं तो जैसा मैंने बताया, इंडिया मुझे लग रहा है अंडर परफॉर्म करेगा। आई मीन सॉरी, बाहर का माहौल खराब होता है तो इंडिया ने अब तक अंडर परफॉर्म किया है, आगे जाके इंडिया आउट परफॉर्म करेगा एक्चुअली। और जितना बाहर का माहौल खराब होगा उतना हम ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से तो कुल मिला के ये बनता है कि भाई डोमेस्टिक सिनारियो हमारा इंप्रूव हो रहा है और बाहर जो है मार्केट्स वो अंडर परफॉर्म करेंगी, इंडिया आउट परफॉर्म करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई यहाँ से एफआईआईस का इंडिया की तरफ का जो रुझान है वो इम्प्रूव होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा है। तो एफआई फ्लोज की जो हम शायद बहुत सारे लोग शाम को जो चेक करते हैं, आने वाले 3-6 महीने में शायद वो नंबर्स चेंज होंगे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात, हम खुद भी जैसे एज ए वाइट ओक कैपिटल, हम खुद भी काफ़ी बड़ा ग्लोबल फंड्स इंडिया में लगाते हैं, 6 बिलियन से ज़्यादा हम खुद ही एज एन एफआईआई मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंडिया डेडिकेटेड फंड्स जो हैं या इमर्जिंग मार्केट फंड्स जो है, इसमें अर्ली साइंस तो ये है कि भाई पैसा आना शुरू हो गया है। जैसा आपने भी मार्केट के बारे में बताया, पिछले थोड़े दिनों में स्मॉल अमाउंट्स हैं लेकिन पैसा आना या एक तरीके से मूड चेंज होना तो शुरू हो गया है, ये हमको पल्स फील होती है। सो पिछले एक साल जो हुआ वो अलग सिनेरियो था और आगे जाकर के मुझे लग रहा है ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशंस को लेकर चिंतित हैं आशीष जी भारतीय बाजार की? कहा जाता है कि यह भी एक कंसर्न है, 22 के आसपास निफ्टी का पी है, क्या इसको लेकर टेंशन है या फिर अर्निंग हमारी कैचअप हो जाएगी Q3 में? ये अभिषेक जी, देखिए क्या है कि किसी भी समय पे अगर आप देखें तो कुछ कंपनियां महंगी होंगी, कुछ सस्ती होंगी, ये तो ठीक है। एज ए एक्टिव मैनेजर ये चैलेंज तो हमेशा रहेगा ही। इन्वेस्टर्स खुद निवेश करें या हम म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करें, हमेशा कुछ चीज़ें महंगी और कुछ चीज़ें सस्ती। एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए जो मैंने पहले बताया कि भाई सब कुछ रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट बेसिस पे 20 या 22 के कोई मायने नहीं है। बाहर का मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एवरेज मल्टीपल्स क्या है, कौन से सेक्टर एक्सपेंसिव है, कौन से सेक्टर चीपर है। क्योंकि हम लोग पैसा मैनेज कर रहे हैं इंडेक्स को बीट करने के लिए, हम क्लाइंट का एसेट एलोकेशन नहीं मैनेज कर रहे हैं। तो हमको जब इंडेक्स को बीट करना है तो हम लोग हमेशा रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हैं और उस नज़रिए से हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती है, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर आप कोविड के बाद से भी देख लें, 2021 से आप शुरू करिए डेटा देखना, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि भाई पिछले 4-5 साल में जो आंकड़े दिखाते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, आंकड़े ये जरूर दिखाते हैं कि भाई इंडेक्स में उतना ही मूवमेंट है जितना अर्निंग पर शेयर का मूवमेंट है। आज के तारीख में अगर हम डेटा देखें तो इंडेक्स अर्निंग से कोई बहुत ज्यादा आगे चल गया
ये अर्निंग्स के मुकाबले कोई बहुत सस्ता हो गया, ऐसा कोई डेटा नहीं है। डेटा ये बताता है कि पिछले 4-5 साल का मूवमेंट इंडेक्स का जो है, कोई सा भी इंडेक्स आप ले लीजिए, लार्ज मिड स्मॉल, इंडेक्स का मूवमेंट अर्निंग्स के साथ चल रहा है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ इंटरेस्ट रेट्स डाउन है, क्रेडिट पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, और अर्निंग्स में भी बहुत भारी नहीं लेकिन एक छोटी हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम नजर रखेंगे। तो अगर पिछले 4-5 साल का मूवमेंट इन लाइन विद अर्निंग्स है, और आगे जाकर के अगर अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, पॉलिसी लेवल भी इंप्रूवमेंट्स हो रही है, तो ज्यादा नेगेटिव होने के कोई कारण नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक मार्केट को कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली देखना चाहिए यहाँ से। और जैसा मैंने पहले भी बताया, बाहर के माहौल की वजह से अपसाइड कैप हो सकता है, लेकिन इंडिया आउट परफॉर्म करेगा यहाँ से, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है। आपने इंडेक्स की बात की आशीष जी, अगर हम निफ्टी और निफ्टी बैंक को कंपेयर करें पिछले एक साल में, तो निफ्टी ये करीब 11% चला है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इससे 1.5 गुने के रिटर्न दिए हैं निफ्टी बैंक ने, और हाल फिलहाल बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। क्या ये आउट परफॉर्मेंस जो है आपको लगता है कि आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद दिसंबर में एक रेट कट आ जाए, ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम है, कंफर्ट उसका है। और बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा आपके हिसाब से अच्छे मौके और कहां पर हैं? इसके अलावा कहां नजर रखनी चाहिए बाजार में? तो अभिषेक जी, दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, बैंक्स का मुझे ऐसा लगता है कि आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी 2 बार बताया है कि अगर यहाँ पे क्रेडिट एनवायरनमेंट और एक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक ग्रोथ में, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में अगर एक एक्सपेंशन के प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई बैंक्स जो है, क्रेडिट एक्सपेंशन होगा और ग्रोथ वापस आएगा। तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई बैंकों का ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। दैट इज माय फर्स्ट एक्सपेक्टेशन। सेकेंड थिंग, अगर आप देखें, बीच में आपने पूछा कि भाई जो लोग साइड लाइंस पे हैं उन लोगों को निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई किसी भी, आज का जो माहौल है, यहाँ से 6 मंथ्स के ऊपर सिस्टमेटिक ट्रांसफर, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, भाई लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा डालिए और आने वाले 6 महीने में इसको ट्रांसफर करिए। और अगर आप लमसम पैसा डालना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं। या, और तीसरा चीज ये है कि भाई मार्केट में अभी कोई एक सेक्टर ज्यादा चलेगा, कम चलेगा, स्मॉल कैप चलेगा, लार्ज चलेगा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहे तो बेटर रहेगा। सेक्टर्स में जैसे मैंने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएफएसआई का आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। और दूसरे सेक्टर्स जो है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि भाई यहाँ से आईटी डिजिटल जो ये है, ये एक कॉन्ट्रा बेट को आप, एक मार्केट में एक रोटेशन देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तेजी के जो विनर्स थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अब नए विनर्स या नए सेक्टर्स चल रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रा बेट भी लेना चाहिए आईटी या डिजिटल जो है। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स है, क्योंकि अब तक हमने गवर्नमेंट के डिमांड साइड एक्टिविटीज की बात की, तो टैक्स कट, जीएसटी, अब जाकर के 8th पे कमीशन की पूरी फाइनलाइजेशन होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेक्टर रोटेशन है, इसमें बैंकिंग, आईटी एंड डिजिटल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ये सब चीजों के ऊपर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एक आखिरी सवाल आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे। अब यहां से एक साल की जिसको रणनीति बनानी हो, मैं बहुत शॉर्ट टर्म तो आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि लंबी अवधि के निवेश को लेकर आप सलाह भी देते हैं और वही होना भी चाहिए बाजार में। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसी के पक्ष में भी रहता हूं। तो एक साल के लिए आप टारगेट क्या देख रहे हैं? हालांकि कई सारे फैक्टर्स रहते हैं कि टारगेट्स क्या होंगे, लेकिन यह है कि ब्रोकिंग फर्म्स ने लोगों को आदत लगाई है टारगेट पूछने की। अभी मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि नहीं, बुल केस में सेंसेक्स चला जाएगा 2026 में 1,07,000 तक। आपका पर्सनल व्यू क्या है, और कितने गेंस की आप उम्मीद करके चल रहे हैं? क्या अगले एक साल में 15%, 17% ये डिसेंट एनफ होगा? तो अभिषेक जी, एक्चुअली इस तरीके से देखना चाहिए। जो मैंने ऑलरेडी एक चीज तो बता दी कि भाई आने वाले 3-6 महीने भले डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, बाहर के माहौल की वजह से अपसाइड लिमिट हो सकता है। और बाहर अगर ये एआई को लेकर के गिरावट आई, तो सहानुभूति और भाईचारा में हमारा मार्केट भी गिर सकता है। ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा है। जैसे 2023 में आप देखिए, उस सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हमारा क्या ही लेना देना था, लेकिन हमारा मार्केट 15% डाउन हो गया। तो शॉर्ट टर्म में बाहर के मार्केट, यहाँ के मार्केट सब कोरिलेट हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट इज वन इक्विटी मार्केट। बाहर सेंटीमेंट खराब होगा तो हमारा भी खराब होगा। तो आपने एक साल का मुझे बताया था,
तो एक साल को पहले तो मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूँ कि भाई अभी से लेकर के आप मार्च अप्रैल या आने वाले 5-6 महीने ले लो, तब तक भले डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी, बट मुझे मार्केट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है इसी तरीके से चलेगा, कभी 1000 पॉइंट आगे 2000 पॉइंट पीछे, ये जो चल रहा है वही। लेकिन अगर आप उसके बाद ये आने वाले 5-6 महीने निकल जाए, चलिए यूएस की जो तलवार हमारे सिर पे है समझिए हट जाती है, और फिर हम आगे के अगले 6 महीने 7 महीने की तरफ अगर नजर करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हायर लेवल पे रहेगा। इसके साथ साथ अगर जो गवर्नमेंट की डिमांड जनरेशन के लिए या आरबीआई क्रेडिट ऑफटेक बढ़ाने के लिए या ग्रोथ को वापस लाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो मेहनत चल रही है, ये नतीजे अगर दिखाती है तो डबल डिजिट रिटर्न। क्योंकि देखिए नॉर्मल, ये तो 32 साल का हिस्ट्री में कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ, इसमें 32 साल का हिस्ट्री है कि लगभग लगभग 12 से 13% हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। लगभग लंबे अरसे में सेंसेक्स की कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ भी 12 से 13% है, और किसी भी एवरेज ईयर में लो डबल डिजिट एक्सपेक्टेशन होता है रिटर्न का, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली अर्निंग्स के साथ चलता है, और यही हमारे अर्निंग्स की हिस्ट्री है। तो एक अच्छा डबल डिजिट रिटर्न एक्सपेक्ट करना कोई गलत भी नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। पहले 3-6 महीने मेरा कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद मार्केट हमको पॉजिटिविटी दिखाएगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। सर हमेशा मजा आता है आपसे बातचीत करके, और नई नई चीज़ें सीखने को जानने को भी मिलती हैं, और बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच आपका रखता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दर्शक भी मुझसे से सहमत होंगे। थैंक यू सो मच सर आज समय देने के लिए, और उम्मीद करेंगे जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी नए साल से पहले। चलिए इस शो को समेटने से पहले